उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली आगामी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का जो यूकेपीएससी ने डिटेल एडवर्टीजमेंट संपूर्ण विज्ञापन आज 18 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है। इसमें हम बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं और क्या एलिजिबिलिटी उसके लिए है, क्या योग्यता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 18 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है ये 7 नवंबर 2024 रहेगी और आज ही 18 अक्टूबर 2024 से आवेदन भरना प्रारंभ कर सकते हैं। अंतिम तिथि लास्ट डेट है इसकी 7 नवंबर 2024 को। जो परीक्षा शुल्क है आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इन सब के माध्यम से जारी करना जो आप जमा करेंगे उसकी अंतिम तिथि भी है 7 नवंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की तिथि ये 19 नवंबर से फिर से एक बार पोर्टल को या वेबसाइट को ओपन किया जाएगा लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो 19 नवंबर से 28 नवंबर तक यह वेबसाइट या पोर्टल आपका खुला रहेगा आवेदन पत्र में कोई भी संशोधन करने के लिए। लेकिन आप आवेदन पत्र को भरते समय सावधानी बरतिएगा कि आपका एक ही बार में आप सही आवेदन भर सकें। तो इसमें जो निर्देश हैं आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जा सकते हैं www.ukpsc या psc.uk.gov.in पर। वहाँ पर ये डिटेल एडवर्टीजमेंट वहाँ पे आपका आयोग की तरफ से डाला गया है। ठीक है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम मेन बात करते हैं कि जो कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले या आपको पहले यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कौन से सब्जेक्ट में मैक्सिमम कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर आयोग की तरफ से जारी की गई है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन में, आप लोग देख लीजिएगा। ये है प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा विषयवार कुल 500 पद। जो सामान्य शाखा है इसमें 500 पद, 550 पद यानी कि 550 पद हैं और जो बाकी 63 पद हैं 63 हैं वो हैं महिला शाखा में। तब मिला के टोटल 613 पदों की ये वैकेंसी है। तो हिंदी में आपके कुल 69 पद हैं जिसमें से अनुसूचित जाति के 14 पद, अनुसूचित जनजाति के 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 8 पद और ईडब्ल्यूएस 6 पद और अनारक्षित के 38 पद। इसी प्रकार अंग्रेजी का विवरण आप लोग देख लीजिएगा। टोटल 41 पद अंग्रेजी में है और वो भी आपको स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं। संस्कृत में टोटल 45 यहाँ पे वैकेंट पोस्ट हैं। भौतिक शास्त्र जो फिजिक्स है इसमें 57 टोटल वैकेंसी हैं। इसमें से आपके 11 अनुसूचित जाति के लिए, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए, 8 पद हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, 5 पद हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित जनरल के लिए जो टोटल वैकेंसी हैं ये हैं 31। इसमें भी फिर उत्तराखंड महिला करके जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी अभी आपको नीचे आप उस पर देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट पे जाके। केमिस्ट्री में टोटल पद 36 हैं, थोड़ा सा कम है इस बार केमिस्ट्री में पहले से पद। गणित में 24 ही पद हैं। मैथमेटिक्स वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहने वाला है क्यों तो टोटल वैकेंसी अभी मैथमेटिक्स में काफ़ी कम है, मात्र 24 ही पद हैं। और पिछली बार जो टोटल 30 पद थे उसमें से 6 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ था, 24 अग्रतर किए गए थे, तो शायद उसी को कहीं आयोग ने लिया हुआ है। और जीव विज्ञान में 50 पद हैं, नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में 96, इसमें अच्छे खासे पद हैं यहाँ पर। अर्थशास्त्र में 58 पद हैं, इतिहास में 25 पद हैं, भूगोल टोटल 33 पद, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में 10 पद, कला में केवल 2 पद हैं, वाणिज्य में 2 पद, कृषि शास्त्र 2 पद। क्यों तो उत्तराखंड सरकार के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें किसी किसी स्कूल में ही वो कला वाणिज्य ये विषय हैं। और हिस्ट्री भी बहुत कम स्कूल्स में हमने देखा है कि स्वीकृत पद होता है। ठीक है, तो हिंदी में भी इस बार कम पद हैं। जैसे ये हिंदी अंग्रेजी जो लैंग्वेज में हम देखते थे कि काफ़ी अच्छे पद यहाँ पर हमको देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार पद कम है। तो कंपटीशन का लेवल आप देख लीजिएगा, पदों की संख्या को देखकर ही आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है। तो अपनी तैयारी आप लोग काफ़ी अच्छे से करें। तो कुल 550 पद यहाँ पर हैं सामान्य शाखा में। ये आप जब देखेंगे इसको डिटेल एडवर्टीजमेंट तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से कुल पद जो हैं, फिर उसका अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में भी उसका अलग अलग
उत्तराखंड महिला है, उत्तराखंड अनाथ बच्चे हैं, कुशल खिलाड़ी हैं, जो पहले तो जो जितने पद थे उनमें भी वो पद क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिजिक्स की बात करूँ, टोटल 57 है, तो इसमें जो हमारे अनुसूचित जाति के लिए टोटल कितने पद हैं, 11 हैं, उसमें से भी 3 उत्तराखंड महिला के लिए हो जाएंगे, 1 पद उत्तराखंड अनाथ बच्चे के लिए, कुशल खिलाड़ी के लिए 0 पद हैं। ठीक, तो 8 में से भी ऐसे सब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अनुसूचित जनजाति के लिए फिजिक्स में जो 2 पद थे उसमें से 1 रहेगा उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित। ऐसी अन्य पिछड़ा वर्ग में जो 8 पद थे, यहाँ पे फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें से 2 उत्तराखंड महिला के लिए, और ईडब्ल्यूएस में जो 5 पद हैं उसमें से 2 उत्तराखंड महिला के लिए यहाँ पे आरक्षित रहेंगे। और सामान्य में जो पद हैं, सामान्य जो जनरल है, उसमें जो टोटल 31 पद हैं, उसमें आप देखिए उत्तराखंड महिला के लिए 9 पद उत्तराखंड महिला के लिए हो जाएंगे 31 में से, 2 पद हो जाएंगे उत्तराखंड अनाथ बच्चे के लिए, और 1 पद हो जाएगा कुशल खिलाड़ी के लिए। ठीक है, तो जो अग्रेतर एवं नवीन अवधारित पद हैं, जो पहले अग्रेतर किए गए थे, वो भी 2 पद यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जनरल में भी कितना 31 जो है, उसमें से फिर ऐसे पदों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप हर सब्जेक्ट में देख लीजिए आपका कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो जो मेहनत करेगा उसी का मेन सिलेक्शन होगा, क्यों तो आपको अधिक से अधिक समय पढ़ाई को देना होगा। तो आप सभी सब्जेक्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल पोस्टें हैं, उनका जो सब कैटेगरी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसमें भी अंदर सब डिवीजन भी यहाँ पर आयोग के द्वारा उनका प्रदर्शित किया गया है टोटल वैकेंसी का। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये जानकारी आप लोगों के लिए है। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो महिला शाखा है, महिला शाखा का हम यहाँ पे देखते हैं। वो तो हमने अभी तक बात करी थी सामान्य शाखा की। तो महिला शाखा में, महिला शाखा का मतलब ये है कि जो हमारे जीजीआईसी होते हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जिनका सिलेक्शन महिला शाखा में होता है, तो उनको जीजीआईसी में वो अपना वहाँ पर नियुक्ति उनकी होती है। तो हिंदी में केवल मात्र 2 पद हैं। ठीक है, और वो 2 के 2 अनारक्षित हैं। अंग्रेजी में 13 पद हैं महिला शाखा में, यानी कि जीजीआईसी के लिए जो महिलाएं, जो महिला अभ्यर्थी यहाँ पर होंगे, एक बात का ध्यान दीजिएगा, वो सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो फीस भरनी होती है वो सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों की अलग अलग भरनी होती है, लेकिन फॉर्म एक ही भरना होता है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। फीस आप अलग अलग फिल करें, फॉर्म एक ही फिल करेंगे, लेकिन फीस आप अलग अलग जमा करेंगे। जैसे अगर कोई महिला प्रवक्ता हिंदी में महिला शाखा में भी फॉर्म भरते हैं, और साथ ही वह सामान्य शाखा में भी एलिजिबल हैं, दोनों महिला शाखा वाले जो महिलाएं हैं दोनों में फिल कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं महिला शाखा के लिए भी, सामान्य शाखा में के लिए भी, लेकिन फॉर्म एक ही फिल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन फीस वहां पर अलग अलग सबमिट होगी जब आप फॉर्म को भरेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक और बात का विशेष बता दूं, यदि कोई 2 सब्जेक्ट के लिए अपनी योग्यता रखता है, जैसे किसी का एमए, ये हमने कह दिया कि एमए पॉलिटिकल साइंस भी है और एमए हिंदी भी है सपोज, या एमए हिस्ट्री, 2 या 3, अगर अगर आप ऐसे रखते हैं, 2 सब्जेक्ट से आपने एमए किया हुआ है और दोनों सब्जेक्ट के लिए आप अगर योग्यता रखते हैं, तो महिलाओं के लिए अगर मैं कहूँ तो वह फिर 4 तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, 2 महिला शाखा में, 2 सामान्य शाखा में, लेकिन फॉर्म एक ही भरेंगे तब भी। जैसे अगर 150 रुपया सपोज फीस है, तो एक सब्जेक्ट की महिला शाखा और सामान्य शाखा की 150, 150, 300, और दूसरे सब्जेक्ट की 150, 150, 300, टोटल 600 रुपया फीस हो जाएगा उसका। आप एडवर्टीजमेंट को डिटेल में पढ़ सकते हैं, अभी हम इस पर और बात करेंगे। तो देखिएगा, महिला शाखा में हिंदी में 2 वैकेंसी हैं, अंग्रेजी में 13 पद हैं टोटल, जिसमें से 1 अनुसूचित जाति के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, और 11 हैं अनारक्षित। फिजिक्स में 7 पोस्ट हैं महिला शाखा में, जिसमें से 1 ओबीसी के लिए है और बाकी 6 जनरल के लिए है। केमिस्ट्री में मात्र 2 पद हैं महिला शाखा में, जिसमें से 1 ओबीसी और 1 जनरल में है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में 5 पद हैं महिला शाखा में, जिसमें से मैथमेटिक्स में हम देख पा रहे हैं जो 5 पद हैं, इसमें से 1 पद है हमारा किसमें, ओबीसी में, और बाकी जो 4 पद हैं ये है जनरल में। ठीक है, ऐसी जीव विज्ञान में आप देखेंगे मात्र 2 पद हैं, 2 के 2 जनरल। नागरिक शास्त्र में 5 पद हैं, 5 के 5 जनरल में है। इतिहास में 2 पद, 2 के 2 जनरल।
और अर्थशास्त्र में महिला शाखा में 11 पद हैं, जिसमें से एक एक पद हैं आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, बाकी 9 पद हैं जनरल में। भूगोल में टोटल ज्योग्राफी में 7 पद हैं, एक पद है इसमें अनुसूचित जाति में और 6 पद हैं जनरल में। गृह विज्ञान में 7 टोटल पद हैं, एक पद है अनुसूचित जाति में और 6 पद हैं अनारक्षित में। तो यह टोटल 63 वैकेंसी का यहाँ पर जो महिला शाखा में है अलग से, जिसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकते हैं। तो महिला शाखा में ये आपके पदों का यहाँ पर विवरण इस प्रकार से ये यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो आप इसको डिटेल में एडवर्टीजमेंट को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये महिला शाखा का यहाँ पर विवरण आपको शो किया गया है, तो आप डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं। इसके बाद से देखिएगा, अब हम इस पे बात करते हैं थोड़ा सा, जो हमारी एलिजिबिलिटी है इस पर पहले हम विशेष रूप से बात करते हैं। यहाँ पे किसी को, बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है पद नाम प्रवक्ता संवर्ग, इसमें विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग, पदों की संख्या कुल 613 है, जिसमें से 50 पद हैं सामान्य शाखा में और 63 पद हैं महिला शाखा में। तो वेतनमान देखिए 47,600 से 1,51,100, यानी कि 47,600 से 1,51,100 लेवल 8 की पोस्ट होती है। 47,600 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये आपकी बेसिक पे होती है, मूल वेतन होता है, फिर प्लस इसमें आपका डीए जुड़ता है। डीए जैसे अभी वर्तमान में हमारा 50% चल रहा है, अभी के हिसाब से मैं बताऊं, अभी 3% जब नया डीए हर साल हर 6 महीने में जुड़ते रहता है, अभी के हिसाब से 50% आप 47,600 का आधा कर दीजिएगा, तो यानी कि 47,600 में इसका 50% ऐड कर दीजिएगा, प्लस इसमें एचआरए मिलता है प्रवक्ता लेवल पर 3,800 रुपया, प्लस आपका 480 रुपया हिल अलाउंस आपको यहाँ पे मिलता है दुर्गम की पोस्ट पे। तो लगभग वो जो भी बनेगा वो आपकी पहली सैलरी यहाँ पर होती है, ग्रॉस सैलरी, टोटल सैलरी, ठीक है। फिर उसमें डिडक्शन होते हैं एनपीएस एंड अदर एसजीएचएस वगैरह, वो चीजें बात की बाद में है। यानी कि ये आपकी 47,600 बेसिक सैलरी है, प्लस इसमें डीए आपका ऐड हो जाएगा, इसका ठीक 50% अभी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब आपकी नियुक्ति होगी तो तब तक अलग आपका नया वेतनमान भी लग सकता है, 8वां वेतनमान भी लग सकता है, प्लस आपका डीए भी कुछ न कुछ जरूर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमने इसके बारे में बात करी थी। पद का स्वरूप ये अराजपत्रित होता है, यानी कि नॉन गेजिटेड होता है, गेजिटेड नहीं होता है। और अंशदायी पेंशन योजना, फिलहाल जो एनपीएस की बात हो रही है, मेन है आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा इस पे है 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा है 42 वर्ष। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे मेन बात ये है, तो देखिएगा इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा डिटेल साफ समझ में आता है। पहला है जो प्रवक्ता समाजशास्त्र हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी, इनके लिए जो शैक्षिक अर्हता है आप देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, मीन्स उस सब्जेक्ट में आपका एमएससी या एमए या एमकॉम जो भी है, आपकी मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, मीन्स बीएड, यानी कि हम कहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड। इसमें कोई भी सीटेट या यूटेट नहीं मांगा जाता है, ध्यान दीजिएगा। लेक्चरर के फॉर्म में यूटेट सीटेट से कोई संबंध नहीं होता है, वह मांगा जाता है एलटी में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अधिमानी अर्हताएं देखिए, अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने, पहली बात, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो। दूसरा, एनसीसी, देखिए एनएसएस नहीं है, एनसीसी है पहले यहाँ पर, का बी और सी सर्टिफिकेट हो। फिर ये भी है एनएसएस का सी प्रमाण पत्र, देखिए एनसीसी में बी और सी दोनों अथवा का ऑप्शन होता है, लेकिन एनएसएस का केवल सी प्रमाण पत्र। यह तब की बात आती है जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद यदि 2 कैंडिडेट्स का आपका सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो उस स्थिति में उसको पहले वरीयता दी जाती है कि जिसके पास या तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हो या एनएसएस का
एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट हो या एनएसएस का सी सर्टिफिकेट हो या कम से कम प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की। यदि ये बातें भी समान हो जाती हैं तो फिर डेट ऑफ बर्थ से देखा जाता है और एज के अकॉर्डिंग, वो भी अगर समान होता है तो फिर अल्फाबेटिकल नेम के अकॉर्डिंग देखा जाता है, वो बात की बात है। फिलहाल मीन्स मेन आपकी जो यहाँ पे योग्यताएं होनी चाहिए वो है मेन कौन सा, आपका अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। अब इसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के लिए क्या कहा है। नागरिक शास्त्र के लिए कहा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र, ध्यान दीजिएगा पॉलिटिकल साइंस में आपका एमए होना चाहिए और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा प्रवक्ता जीव विज्ञान, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। जीव विज्ञान वाले यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान, चाहे आपने बॉटनी से एमएससी करी हो या जंतु विज्ञान या जूलॉजी से एमएससी करा हो या एडवांस जूलॉजी, एडवांस जंतु विज्ञान में यदि आपने एमएससी किया हुआ है, स्नातकोत्तर उपाधि यदि आपके पास है, तो बॉटनी वाले भी प्रवक्ता जीव विज्ञान, प्रवक्ता बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी बॉटनी भी, एमएससी जूलॉजी भी और एमएससी इन एडवांस जूलॉजी। साथ में आपका यहाँ पर बीएड या फिर राजकीय सरकार से मान्यता प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा हो या फिर आपका क्या हो, बीएड। तो ध्यान दीजिएगा प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी और एमएससी एडवांस जूलॉजी प्लस बीएड, ये सब क्या है, एलिजिबल हैं। अब इसके बाद है प्रवक्ता हिंदी, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो प्रवक्ता हिंदी वाले यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रवक्ता हिंदी में क्या है, देखिए यहाँ पर 3 चीजें हैं। एक तो आपके पास प्रवक्ता जो हिंदी में है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, मीन्स हिंदी में एमए होना बहुत जरूरी है, लेकिन केवल हिंदी में एमए होने से यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये भी अनिवार्य अर्हता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप, और साथ में अगर तीसरा मैं बात करूं तो बीएड या एलटी डिप्लोमा। मीन्स प्रवक्ता हिंदी वालों का क्या होना चाहिए, एमए हिंदी तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो ग्रेजुएशन कहा जाता है, ग्रेजुएशन में आपकी मीन्स बीए में आपका संस्कृत भी एक सब्जेक्ट जरूर रहा होना चाहिए। यदि कुछ लोगों का बीए में संस्कृत नहीं है, आपने एमए हिंदी तो करा है लेकिन बीए में आपका एक सब्जेक्ट संस्कृत नहीं था, तो एक और ऑप्शन होता है कि आपका सिंगल सब्जेक्ट से बीए संस्कृत होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। या तो आपकी ग्रेजुएशन में ऑलरेडी हिंदी के साथ संस्कृत हो, एमए हिंदी तो होना ही है। यदि ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, तो यदि आपने सिंगल सब्जेक्ट से संस्कृत से बीए करा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं विथ बीएड के साथ, बीएड भी होना चाहिए। यदि आपके पास एमए हिंदी तो आप हैं, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत एक सब्जेक्ट नहीं रहा और आपके पास सिंगल सब्जेक्ट से संस्कृत से आपका ग्रेजुएशन नहीं है, तो फिर आप एमए हिंदी होने के बावजूद, बीएड होने के बावजूद भी प्रवक्ता हिंदी के लिए एलिजिबल नहीं है। आप समझ गए होंगे, प्रवक्ता हिंदी के लिए आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत सब्जेक्ट होना अनिवार्य है या सिंगल सब्जेक्ट से आपने किया हो इसके साथ साथ। तो ये बातें थी यहाँ पर हमारी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसके बाद से नेक्स्ट, अब हम जो मेन जो बातें आपको ध्यान रखनी है, अब नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं। अब देखिएगा जो यहाँ पर अब है प्रवक्ता संस्कृत की बात आती है। अब प्रवक्ता संस्कृत के लिए क्या है, देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि एमए संस्कृत, अथवा जो उसमें मैं कह रहा था आपसे हिंदी वाले में एक और चीज थी कि शास्त्री की उपाधि भी अगर आपके पास हो तो वो भी चलेगा, या तो बीए में संस्कृत या शास्त्री की उपाधि, उस बात को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। शास्त्री की उपाधि अगर किसी के पास है साथ में एमए हिंदी के साथ साथ बीए में, तो वो भी कर सकता है। ठीक, तो अब प्रवक्ता संस्कृत भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य
जैसे साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि इनके पास हो। या तो इनके पास क्या हो, विधि या तो संस्कृत में एमए हो, या क्या हो किसी मान्यता प्राप्त संस्कृत विश्वविद्यालय से ये आचार्य जितने भी यहाँ पे मैंने बताए इन पर क्या हो, उपाधि हो। दूसरा क्या होना चाहिए, बीएड हो, वही चीज, या फिर आपके पास क्या हो यहाँ पर बीए स्नातक उपाधि बीएड या शिक्षा शास्त्री की उपाधि हो, या एलटी डिप्लोमा हो। तो जिनके संस्कृत वाले भी समझ गए होंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। प्रवक्ता कला, तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन तथा चित्रकला यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑब्लिक ड्राइंग ऑब्लिक डिजाइन ऑब्लिक प्राविधिक कला ऑब्लिक पेंटिंग यानी कि फाइन आर्ट ऑब्लिक पेंटिंग विजुअल आर्ट में स्नातकोत्तर उपाधि हो। ध्यान दीजिएगा, प्रवक्ता कला में यहाँ पर बीएड नहीं मांगा गया है। यहाँ पर केवल आपके पास क्या हो, जो रेखा ड्राइंग या पेंटिंग में, या केवल ड्राइंग डिजाइन में, या प्राविधिक कला या पेंटिंग मीन्स फाइन आर्ट या पेंटिंग विजुअल आर्ट में क्या हो, आपके पास मास्टर डिग्री हो। फिर प्रवक्ता कृषि शास्त्र, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी कृषि विश्वविद्यालय से कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। तो या तो कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि हो, साथ में एलटी डिप्लोमा, या फिर आपके पास क्या हो, बीएड हो। अब इसके बाद से हम बात करते हैं प्रवक्ता गृह विज्ञान में। तो प्रवक्ता गृह विज्ञान के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि हो, साथ में एलटी डिप्लोमा या फिर आपका क्या है यहाँ पर बीएड जो है वो यहाँ पर मांगा गया है। अब प्रवक्ता वाणिज्य देखिए, जो कॉमर्स है इसमें आपके पूछा गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य यानी कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि, या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा, या भारत में किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि यानी कि बीएड। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्या हमारा क्राइटेरिया रहता है हर सब्जेक्ट में एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो हमारे पास आयु की गणना है, कौन से लोग एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है, जो कि आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है, और आयु की गणना की विनिश्चयक तिथि यानी कि 1 जुलाई 2024 है। आयु की जो आप एज कैलकुलेट करेंगे 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग करेंगे, मीन्स आपका 1 जुलाई 2024 को एज 21 वर्ष से कम भी नहीं होनी चाहिए, और 1 जुलाई 2024 को आपकी एज 42 वर्ष से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आगे एक्सप्लेन भी करा है, अर्थात 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष कम से कम तथा 42 वर्ष से अधिक 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1982 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2003 के पश्चात का नहीं होना चाहिए। मीन्स सीधी सीधी बात है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1982 से पहले की है वो भी एलिजिबल नहीं है, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2003 के बाद, जैसे अगर किसी की 2 जुलाई 2003 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो अधिकतम आयु सीमा में छूट के लिए भी यहाँ पर कुछ प्रावधान दिए गए हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। विभिन्न श्रेणियों ऑब्लिक उप श्रेणी में अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। तो लिखा है कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या 1399 XX2/2005 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। तो ये किसके लिए है, उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, केवल ओबीसी के लिए। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या आप देख रहे हैं दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं और SC ST और OBC जो हैं इनके लिए 5 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट का अनुमन्य है। न्यूनतम आयु में कुछ नहीं है, जिनकी आयु ओवर एज हो गई है उनके लिए 5 वर्ष की यहाँ पर छूट इस शासनादेश के द्वारा प्रदान
की जाती है। अब आप इसमें जो देखेंगे, जो मेन चीजें हैं इस विज्ञप्ति में, आप जब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, साथ में अब हम इस पे बात करते हैं कि थोड़ा सा जब हम लोग फॉर्म को फिल करेंगे तो हमको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान में उन बातों को रखना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। तो ये तो मेन कुछ कॉमन से निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर जो भी आपको अनुसूचित साधनों का प्रयोग करते हैं, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी तुरंत फॉर्म भर लें और उसका लास्ट डेट का इंतजार ना करें। ठीक है, अब यहाँ से जो मेन निर्देश हैं वो कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या है, नेट बैंकिंग फीस वगैरह ये भी सब आप पढ़ लें, आयोग की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर लें और इसका लिंक भी मैं यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, आपको ये भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट जो मैं आपको एक चीज, हाँ ये जो है सबसे मेन चीज, बाकी आप सब अपना नेम वगैरह, ईमेल आईडी, वो आप सब चीजें सही सही फिल करें। जो मेन चीज है वो मैं यहाँ पर एक इसको आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप एग्जाम सेंटर वगैरह वो सब ऑन, अपना जो मोबाइल नंबर है वो सही सही वहाँ पर डालें एक बार जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो उसके पश्चात जो डेट होगी आपके डॉक्यूमेंट्स में वो भी वहाँ पर फिल करनी है। अभी आयोग द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि हमको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। तो ये जो है इसको सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको सब लोग देखेगा, महिलाएं जो विशेषकर या फिर जो एक से अधिक सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहते हैं। तो अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है एक से अधिक शाखा और विषयों हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप दो दो ऑनलाइन दो दो फॉर्म अलग से भर दें, ऐसा नहीं। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा में कर सकते हैं आवेदन, लेकिन सामान्य शाखा में एक से अधिक विषयों में कर सकते हैं। जैसे किसी का एमएससी फिजिक्स है, साथ में एमए हिस्ट्री भी है, एमए ज्योग्राफी है, तो एमएससी फिजिक्स और एमए हिस्ट्री या ज्योग्राफी उसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन महिला शाखा में नहीं कर सकते हैं। केवल सामान्य शाखा में फॉर्म एक ही भरेंगे, फीस अलग अलग जमा करेंगे। अब आगे देखिए शायद, तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं यानी कि महिला एवं सामान्य शाखा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा तथा संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। एक ही फॉर्म ओपन होगा, उसी में आप कौन सी शाखा में आवेदन कर रहे हैं, महिला में या सामान्य शाखा में। तो पुरुष केवल सामान्य शाखा में और महिला आपके उसमें करेंगे आवेदन, दोनों शाखाओं में कर सकते हैं। एक और विशेष बात का ध्यान रखिएगा, कितनी बार ये गलती हो जाती है, मेल जो पुरुष होते हैं, मेल पुरुष के द्वारा फीमेल में भी कभी कभी टिक हो जाता है, फीमेल के द्वारा मेल में टिक हो जाता है जल्दीबाजी में फॉर्म फिल करने में। तो ऐसी स्थिति में वहां पर आपका दोबारा फॉर्म में संशोधन करते समय आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा। आयोग ने इसमें यह भी कहा यदि आप संशोधन के बाद भी उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो नहीं करते हैं, तो आपका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा तथा संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। एक से अधिक विषयों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क जो 150 है प्लस प्रोसेसिंग चार्ज लगभग शायद आपका 22 रुपीज ऐसा कुछ होगा निर्धारित शुल्क, और साथ में प्रोसेसिंग शुल्क पृथक पृथक जमा करना होगा। यानी कि निर्धारित शुल्क कितना है प्लस प्रोसेसिंग शुल्क को आपको अलग अलग जमा करना होगा। उदाहरण, यदि एक सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिंदी शुल्क 150 है इसका केवल निर्धारित शुल्क, तथा प्रवक्ता अंग्रेजी शुल्क 150 दोनों विषयों हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आधारित करती है, अर्थात वह दोनों शाखाओं, कभी ऐसा भी हो सकता है हिंदी और संस्कृत भी होता है। ठीक है, तो दोनों में आप अलग अलग 2 बार फीस जमा करेंगे, और वह दोनों शाखाओं यानी कि सामान्य शाखा एवं महिला शाखा लिख दिया कि उक्त विषयों हेतु आवेदन करती है, तो उसे दोनों शाखाओं सामान्य शाखा प्रवक्ता हिंदी प्लस प्रवक्ता अंग्रेजी एवं महिला शाखा प्रवक्ता हिंदी एवं प्रवक्ता अंग्रेजी हेतु प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त कहा जा रहा है। निर्धारित शुल्क पृथक पृथक सामान्य शाखा में कितने 150 प्लस 150, कैसे सामान्य शाखा के प्रवक्ता हिंदी और प्रवक्ता अंग्रेजी, और ऐसे ही महिला शाखा में प्रवक्ता हिंदी और प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए 150 150 300,
अर्थात कुल कितना 600, ये 600 रुपये प्लस प्रोसेसिंग शुल्क, ये प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त है, प्रोसेसिंग शुल्क वहां पर आपको शो कर दिया जाएगा, जमा करना होगा। तो यही विशेष बात है कि जो पुरुष अभ्यर्थी अगर एक से अधिक विषयों में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक ही फॉर्म फिल करना है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसकी फीस अलग अलग आपकी सबमिट होगी। ऐसी महिला जो अभ्यर्थी हैं वो सामान्य शाखा में भी कर सकते हैं, महिला शाखा में, अलग अलग आप जितने सब्जेक्ट में करते हैं तो उनकी फीस आपको अलग अलग जमा करनी होगी। अब स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें ऐसा होता है, यदि आप स्क्रीनिंग में सफल हो जाते हैं तो आप उसके बाद का शुल्क अलग से जमा करते हैं, आप फिर से मेंस के लिए फॉर्म भरते हैं, वहां पर आपके फिर से ओपन होते हैं। विषयवार लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीनिंग के बाद की बात है। अब इसके बाद से विषयवार लिखित परीक्षा में यहाँ पे कहा जा रहा है, एक से अधिक विषयों के सापेक्ष सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रेफरेंस भरी जानी अनिवार्य होगी। यदि किसी का एक से अधिक पद में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वह वहां पर बताएगा कि कौन से पद में उसको सिलेक्शन लेना है। वरीयता प्रपत्र की प्रिंट आउट प्रति अन्य शैक्षिक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अंदर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। पदों के ऑनलाइन वरीयता भरने के पश्चात इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन संबंधी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बात की बात है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब इसमें आप एक विशेष बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता दूं, जो अभी स्क्रीनिंग का जो अभी आप फॉर्म भरेंगे, मीन्स जो भी आप पहला फॉर्म फिल कर रहे हैं, अभी आवेदन कर रहे हैं जिसमें आप पहले स्क्रीनिंग देंगे, अभी आपका जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं इसका प्रिंट आउट वगैरह अपने पास संभाल लें। आपको आयोग को कुछ भी प्रेषित करने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान देना। आपको इस समय आयोग को कोई भी फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह कुछ भी नहीं भेजना होता है। जब मेंस एग्जाम होता है, जब आप स्क्रीनिंग में सफल हो जाते हैं, तब मेंस जिस समय आप मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरते हैं, उस समय आपको आवेदन पत्र जो आप भरते हैं उसको बाय स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के द्वारा आयोग कार्यालय में जमा करना होता है। जो पिछले बार जिन्होंने मेंस दिया उनको काफी अच्छे से ये नॉलेज है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, लेकिन स्क्रीनिंग के रिजल्ट के बाद उसके बारे में आयोग पुनः एक बार और डिटेल से गाइडलाइंस देता है, यहाँ पर जारी करता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, मैक्सिमम चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग बने रहिए, एक अच्छी तैयारी के साथ जुड़ जाइए। अब वैकेंसी आपको जो इंतजार था वो आ गई है, अब बारी है आपकी अपनी तरफ से आपको अपना एक अच्छा आउटपुट देना है। तो आप सभी लेक्चरर के प्रतिभागियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।